नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में फैजाबाद लोकसभा चुनाव बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, किंतु इस बार मतदान का ग्राफ बहुत कम दिख रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः मतदाताओं द्वारा इस बार लोकसभा के चुनाव को बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है। मतदाताओं की नाराजगी इस बात से है कि सरकार ने कोई संतोषजनक कार्य नहीं किया है और सबसे बड़ा कारण दिख रहा है जो वह है अयोध्या में चौतरफा जाम का लगना बताया जा रहा है, जिसमें दसियों हजार ई रिक्शा नगर के सड़कों पर दौड़ रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ई रिक्शा वाले पर कोई रोक टोक नहीं कर रही है और ना ही उनकी आईडी आधार की जांच करती है, बल्कि वही स्थानीय नागरिकों के निकलने पर काफी बाध्य उत्पन्न करती है। लोगों का घर से निकलना दूभर सा हो गया है। ऐसे में फैजाबाद लोकसभा का चुनाव परिणाम कैसा होगा यह तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। महाविद्यालय में है जहां पर मतदान हो रहा है। 20 तारीख है, 5वें चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे मतदान के समय में लोकतंत्र की हत्या भी आप कह सकते हैं इसको कि किस तरह से यहाँ पे सवारियाँ चल रही हैं। लोग अपने दर्शन आराध को दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, आप देखें, ये रिक्शा यहाँ पे लगातार चल रहा है, लोगों का आवागमन है। क्योंकि बचपन से मैं देखता आया हूँ कि जब चुनाव का माहौल होता है, मतदान का दिन होता है, उस दिन सारी गाड़ियाँ बंद होती हैं। सिर्फ माननीय लोगों का जो प्रत्याशी उनकी गाड़ियाँ चलते सड़क पे आती दिखती हैं, या जो यहाँ पे अधिकारियाँ होते हैं उनकी गाड़ियाँ दिखती हैं, या मीडिया वालों के। इसके अलावा कोई भी गाड़ी बाइक पे तक नजर नहीं आता था। लेकिन आज के समय में जिस तरह हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे जिस तरह माहौल बना हुआ है कि उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चुनाव के समय में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है और लगातार लोग अपने दैनिक कार्य में लगे हुए हैं। ये एक दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। और ये देखें, संस्कृत महाविद्यालय में इस बार मतदान का जो है ग्राफ है बहुत कम है। क्यों इस तरह से लोग अपने मताधिकार प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ के आ रहे हैं? आज यहाँ पे हमारे बीच में हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद रमेश मिश्रा जी हैं। तो रमेश दास जी हैं, मैं इनसे सबसे पहले जानूंगा, सर क्या कहेंगे, आज चुनाव का माहौल है, क्या स्थिति है इस बार? चुनाव बहुत शांत ढंग से है। पूरे देश में चुनाव एक ही चल रहा है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने चाह रहे हैं, तेवारा प्रधानमंत्री। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने विकास किया है, और अयोध्या नहीं पूरे विश्व में जिस तरह जो उन्होंने कार्य किया, काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर, 370, 35 इस तरह का धारा खत्म किया। भगवान राम का मंदिर जब अयोध्या में 14 बरस वनवास रहे, वो अयोध्या भगवान राम अयोध्या में विराजमान है। अब क्या है, अयोध्या में नहीं पूरे देश में लोग चुनने चाहते हैं तेवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर ये बताइए, क्या आज जो मतदान हो रहा है उसका ग्राफ बहुत गिर गया है? बहुत आज जो मतदान हो रहा है 95 मत मुझको है तो 5 मत और किसी को है, गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को। हर यही नहीं पूरे देश, पूरे भारत में जो है कमल ही खिल रहा है। अब तेवारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। अच्छा रमेश जी, और जानना चाहेंगे कि चूंकि आप यहाँ पे काफी अवसर रहे हैं, तमाम चुनाव देखा, मतदान करते देखा है, तमाम लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव है, लेकिन जिस तरह से आज आवागमन जारी है, लोकतंत्र की हत्या नहीं कहेंगे इसको? ये राम राज्य है। अयोध्या में भगवान राम और हनुमान जी का दर्शन जब करने नहीं आएंगे राम भक्त, क्या गोली चलाने वाले दर्शन करेंगे? भगवान राम का दर्शन करने भगवान राम आपके यहाँ राम भक्त लोग ही दर्शन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अनुमति तो है दर्शन, लेकिन गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले वो नहीं आ रहे हैं। नहीं, मेरा तो चुनाव आयोग का जो एक माहौल है कि चुनाव में समय में कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी सड़क पे, सारी गाड़ियां बाधित होते बंद होते थे, बैन होता था। लेकिन आज इस तरह से दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। रोजगार सब किसको मिला? आप पढ़े लिखे मिला है या जो अंगूठा छाप है या जो है उनको मिला? नहीं, रोजगार लगभग सबको मिला है। किस रूप में मिला? व्यवसायिक क्षेत्र में। व्यवसायिक क्षेत्र में अगर आपका दुकान है, आपका मकान है, तो आप तो व्यवसाय कर ले रहे हो। लेकिन जिनके पास अपना जो किराए पर रह रहे हैं वो कैसे व्यवसाय कर रहे हैं? तो आप तो ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि सर आप क्या कहेंगे सर? रोजगार के मामले में, रोजगार मामले, शिक्षा मामले में, जो शिक्षा 18% GST लग रहा है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, 3 चीज मुद्दा है रोजगार, और तीनों जो है प्राप्त हो चुका है। शिक्षा तो गवर्नमेंट फ्री दे रही है, वहाँ तो GST का कोई वो है। किताबें सर महंगी हैं, 6,000 किताबें हैं, फीस जो है हजारों में फीस दे रहे हैं। आपने शिक्षा सस्ती है, कौन सस्ता है? नहीं, फीस के मामले में आपने इंटर कॉलेज की बात बता दिया कि वहाँ सस्ता है,
नहीं इनके बच्चे नर्सरी से पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की व्यवस्था सरकारी कॉलेजों में है, जो एडेड विद्यालय हैं। प्राइवेट वाला कोई अंकुश नहीं है। प्राइवेट में कहाँ अंकुश है? क्यों नहीं है? वैसे प्राइवेट सरकार तो आपकी यहाँ प्राइवेट सरकार है, तो आप कह रहे हो प्राइवेट में अंकुश नहीं है। प्राइवेट में प्राइवेट अंकुश लूटते रहेंगे इस तरह से। नहीं, लूट नहीं रहे लूट रहे हैं। ये अपनी व्यवस्था है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान देगी। नहीं, कब ध्यान देगी? 10 साल से बीत गया सर। और प्राइवेट नहीं तो महंगाई है, प्राइवेट बच्चे जो है जो गार्जियन उनकी प्राइवेट विद्यालय इसी 10 साल में तो हुए नहीं। प्राइवेट विद्यालय इसके पहले भी। तो साल में कंट्रोल करना चाहिए। मान ली गलती जिन्होंने किया है तो आप सुधारने का प्रयास करेंगे। रही बात और बढ़ावा देने लग रहे हैं। रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी तो इधर आया हुआ है, एक टैक्स की व्यवस्था की गई है अभी नहीं हुई है, और क्योंकि चुनाव आयोग आप व्यवस्था करें और चुनाव। टैक्स से ही देश चलता है, समाज चलेगा, तमाम विकास। काफी अरसे से शिक्षा पर जो है जो भी सरकारें रही हैं, शिक्षा तो बड़ा जो है सहूलियत दिया है, फ्री दिया है, किताबें फ्री देती नहीं है। फीस भी जो प्राइवेट में कम हुआ करते थे, 2,500 हुआ था, आज वहाँ पे 3,000 4,000 फीस हो गया है। तो क्या हाँ, तो इस पे अंकुश लगाना चाहिए। जो प्राइवेट विद्यालय है उस पे अंकुश लगाना चाहिए। इतनी फीसें ना हो और किताब एक किताब चलावें जो एनसीईआरटी के है, उसमें इतने वो किताबें इतनी जैसे महंगी अभी नहीं। आपने अभी मोदी ने कहा कि एक सरकार एक देश है सरकार, तो एक देश एक शिक्षा केंद्र हो सकता है। हो सकता है उस पर 2020 की शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, वो इसी पे काम कर तो अभी तो नहीं हो रहा सर, कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है किसी चीज़ का, चरणबद्ध तरीके से इसको कर रहे हैं। चलिए, लेकिन तो हमको लगता है कि इसका वो वही है कि जो है वो एक बोर्ड होगा, एक परीक्षा होगी, सर एक एक चीज़ जैसे किताब। गार्जियन बहुत चलाने की महंगी फीस है, महंगी किताबें हैं, हर साल सिलेबस चेंज होता है, तो उसमें एक गार्जियन की तो बिल्कुल अगर उसके 4 बच्चे हैं तो उसकी तो पूरी एनसीईआरटी की किताबें सस्ती हैं और ये पूरे देश में एनसीईआरटी की ही किताबें लगेंगी और 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो इसी पे काम करेगी। चलिए, तो हम तुलसी राजकीय कन्या इंटर बालिका कॉलेज इंटर कॉलेज है, जहाँ देख सकते हैं कि मतदाताओं की जो है मतदान करने का जो एक ग्राफ है वो मैं देखना बहुत ही कम चल रहा है। यहाँ पे मतदाताओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है और जिस तरह से यहाँ पे मतदाताओं को जो है तमाम बूथों को हमने देखा, लेकिन जो सबसे बदतर स्थिति अगर कहा जाए तो वो राजकीय तुलसी कन्या बालिका इंटर कॉलेज की है, जहाँ पे एक भी इक्का दुक्का मतदाता ही आ रहे हैं और शायद ही इस तरह से तो जिस मतदाताओं की जो है आवाजाही और आवागमन है उससे ये लग रहा है कि इस बार जो है मतदाताओं की मानसिकता क्या है, किस विचार है, क्या सत्ता परिवर्तन है या उनके अंदर कहीं कुछ इस तरह से है कि इस बार मतदान नहीं करेंगे, विरोध है। तो ये लग रहा है कि इस बार लोगों की जो है मानसिकता क्या है, क्या सोच है उनकी, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी कुछ हो, आज यहाँ पे लोगों क्या ने एक मन बना लिया है, तो परिवर्तन का दृष्टि देख रहे हैं। हमने तमाम लोग बात किया अभी, तो तमाम लोग बोले कि इस बार सत्ता परिवर्तन चाहिए, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उनके लिए मस्ट है। और जो ये इस बार इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर जो है वो असफल रहे हैं, सफल नहीं थे और इस पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। थैंक यू। ये मिल नहीं पा रही है, बच्चे बेरोजगार हैं, क्या करें? शिक्षा में 18% जीएसटी दे रहे हैं, जबकि अभी और कहीं भी जीएसटी शिक्षा में नहीं है, पर हमारे भारत में शिक्षा पे भी 18% जीएसटी लगा है। तो इस बार का कारण सबसे बड़ा है कि अयोध्या में जो है और जो जाम लग रहा है वो भी सबसे बड़ा कारण होगा कि आप लोग निकलना दूभर हो गया होगा, आप कॉलेज नहीं जा पा रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज अगर निकलने के लिए 1 घंटा पहले निकलते हैं तो इतना लेट हो जाता है। चले, और आए दिन वीआईपी आया करते हैं, सब लोग बताया कि वीआईपी आते हैं तो वीआईपी कारण जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो हमें काफ़ी दूर यहाँ घूम कर जाना पड़ता है, तय करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि यादव है। तो देखिए, अंजलि यादव कह रही हैं कि हर लोगों का दर्द है, ये पीड़ा है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ का माहौल है उससे लोग ऊब चुके हैं। आज जब से 22 जनवरी से राम मंदिर का कार्यक्रम उद्घाटन हुआ है, उसके बाद जिस तरह से लोग यहाँ के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वास्तव में देखने में बहुत बड़ा जो होता है कि किस तरह से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे हैं, छात्र हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परीक्षा होती परीक्षा नहीं दे पाते हैं। आए दिन यहाँ वीआईपी आया करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, तो इसके कारण भी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे रोड़ा बन जाता है बच्चों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए, जो नौकरी करने वाले हैं, पेशे वाले, उनके लिए तो समस्याएं यहाँ पे निरंतर बनी हुई है। और हमारे बीच में देखिए आ रहे हैं, अभी मतदान किया भाई, क्या नाम आपका? और वो कप्तान महोदय करवा रहे हैं जैसा लोग कह रहे हैं। हमारे बीच में देखिए श्री संजय यादव जी आए हुए हैं, चूँकि समाजवादी पार्टी से आप कद्दार नेता हैं, और मैं भी जानना चाहूँगा सर क्या कहेंगे, आज जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन आप करा रहे हैं? ये चुनाव सत्ता परिवर्तन और लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में अगर जो आदमी चूक गया
तो न उसके पास नौकरी बचेगी, न व्यापार बचेगा। और महंगाई की इतनी बड़ी मार है कि जो सामान 10 साल पहले 10 रुपये में था, आज वो सीधे 50 रुपये में हो गया है। तो लोगों को जागरूक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जो देश के लिए और जनता के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, व्यापारियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत सही बात है कि आज अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होगी तो लोग बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर हो जाएगी। शिक्षा का जो व्यवस्था जो है चरमरा चुका है। लोग घर तक उनके तबाह हो जाएंगे, निकल जाएंगे, यहाँ से रहेंगे नहीं। चूँकि हजारों लोग यहाँ प्लान कर चुके हैं, तो जो नीति है इसको बचाना है अगर, तो सत्ता परिवर्तन की है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मूल मंत्र हैं। और जो जहाँ पे मोदी जी हमारे जो है फेल हो चुके हैं। हम आगे चलते हैं, आगे महिलाएँ आ रही हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति उनकी है। तो आ रही हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्या इस बार चुनाव का जो माहौल है वो कैसा है। तो चलिए, क्या नाम है आपका? तो कहाँ से आपने मतदान किया? दिखाइए, दिखाइए इसे तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? अब भैया सरकार बदलेगा? अब पता ना, मैं पता क्या हुआ क्या विचार है आपका? क्या सरकार, आप क्या नाम आपका? मेरा नाम जिक्र। आपने वोट किया, मतदान किया? बिल्कुल किया। दिखाएंगे, ये देखिए। तो देखिए, क्या कहना चाहेंगे इस बार जो है सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है? संभावना नहीं, पूरी संभावना है। और मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। क्या कारण? कारण ये है कि नौकरियाँ, मैं सवाल करना चाहता हूँ, सर क्या नाम है? ललन तिवारी, क्या इस बार जो है चुनाव जो है किस रूप में आप देख रहे हैं? कि चुनाव गठबंधन का है या सत्ता पक्ष का है, या पुनः आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते क्या है? ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों पर आता है और वास्तव में चाहिए सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम एक ही व्यक्ति को चुने बैठे रहेंगे तो ये तो फिर तानाशाही वाली स्थिति आ जाती है। तो तानाशाही स्थिति नहीं आनी चाहिए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और ठीक मोदी जी ने अपने समय से 10 वर्षों से करने अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे अयोध्या के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, मंदिर बना और अच्छी बात है। लेकिन ठीक फिर भी इसके साथ साथ और भी मौका मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर मोदी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन किया नहीं है, बिल्कुल नहीं किया है। युवा पीढ़ी जो है वो, युवा पीढ़ी काफ़ी परेशान है, बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसकी जो बहुत विपरीत चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और देखिए, हमारे बीच में क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह पांडे जी, क्या कहेंगे इस बार जो है चुनाव किस रूप में आप देख रहे हैं? सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सत्ता दल की जो भी कुरीतियाँ हैं उस पूरा समाज देख रहा है। अच्छा, आपसे वो पूछेंगे, चूँकि आप भी ललन जी, आप बड़े अरसे से आप देख रहे हैं, जब भी चुनाव जो हो रहा था यहाँ पे, उस समय सारे साधन बंद होते थे। और इस बार जो है वो लोकतंत्र की हत्या ही कह सकते हैं। सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग दर्शन करने आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, और ई रिक्शा तमाम साधन चल रहे हैं। इस पर किसी इसमें एक चीज़ हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये केवल लोकतंत्र की हत्या ही नहीं है। जब यहाँ पर अयोध्या में कोई VIP आता है तो सारी सड़कें बंद कर दी जाती हैं। तब जो है उनकी सुरक्षा के लिए तमाम चाटुकार लोग लग जाते हैं, चाहे वो शासन के हो, प्रशासन के हो, चाहे जो हो। और ये एक खिलवाड़ बना दिया गया है। ठीक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ लोगों की सुविधा के लिए चलती हैं, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ये बहुत ही दुखद। अयोध्या के लोग जो है आगे का बिल्कुल घर से निकलना इस बार हो गया है। और हमको लगता है कि लल्लू सिंह का अगर हार का कारण होगा तो सबसे बड़ा कारण ही होगा जाम जो लगता है अयोध्या में। लोग अपने बच्चे उनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। केवल लल्लू सिंह जी का ही मत लीजिए, इनका 400 पार का सपना खत्म हो गया। कहाँ अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए, यहाँ 370 धारा की बात कर रहे हैं आप। अब राम राज्य है अयोध्या में, इसमें आप लोग कहते हैं अयोध्या में राम राज्य है, किसी के कुछ नहीं, राम राज्य है अयोध्या में। ये राम राज्य है। यहाँ पे देखिए किस तरह से, जहाँ पे लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं, लेकिन रमेश दाजी कहते हैं राम राज्य है। और राम राज्य में आज जिस तरह से यहाँ पे लोगों के आवागमन कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी, जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो है अयोध्या में जो चुनाव समय में सारी गाड़ियां बैन होती हैं, लोग निकलते नहीं थे, पैदल निकलते थे, एक बाइक नहीं निकलती थी। आज हजारों हजार की संख्या में रिक्शा चल रहा है, बसें चल रही हैं और नाना प्रकार की गाड़ियां चल रही हैं और उस पर कोई बैन नहीं है। तो ये पर भी बिल्कुल कहा जाएगा कि जिस तरह से यहाँ के चुनाव अधिकारी या चुनाव आयोग जो है, जो इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों ऐसा